हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने अगले वीडियो में आप लोगों को 10th फिजिक्स का बेसिक क्लास एक ठो दिए थे, एक ठो आज मिलेगा आप लोगों को। बस मात्र दो ही बेसिक क्लास होगा। उसमें हम लोग ने भौतिक राशि के बारे में चर्चा कर लिए थे कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो भौतिक राशि भी उसमें पढ़ लिए थे कि भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। एक मूलभूत राशियां होती है, एक ठो व्युत्पन्न राशियां होती है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं आगे आगे आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दिए कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो वैसे राशि जिसे को मापा या तौला जा सके, तो मापा या तौला जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो उसी प्रकार आप मापा या तौला जा सकते हैं, तो उसके लिए मात्रक की जरूरत होती है। तो आप पढ़ते हैं मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक क्या है। तो मात्रक क्या है, तो देख लीजिए। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक राशि लेते हैं, जो मानक राशि लेते हैं उसे उस भौतिक राशि का, उसे उस राशि का या तो उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे में मान लीजिए लंबाई एक भौतिक राशि है, लंबाई एक भौतिक राशि है, तो लंबाई को मापने के लिए हम लोग मीटर लेते हैं, तो मीटर ही लंबाई का क्या हो गया, मात्रक हो गया। मान लीजिए द्रव्यमान है, तो कोई चीज द्रव्यमान जो होता है उसको हम लोग केजी में मापते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक केजी हो जाता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है, केजी। अगर मान लीजिए कोई कार्य किया, तो कार्य को हम लोग जूल में मापते हैं कि 1 जूल काम किया, कि 2 जूल काम किया, कि 3 जूल काम किया, तो कार्य का मात्रक जूल हो जाता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं मात्रक किसे कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक राशि लेते हैं उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। मात्रक देख लीजिए, लंबाई को किसमें नापेंगे, हम लोग मीटर में नापेंगे। लंबाई को नापेंगे किसमें, मीटर में। लंबाई को नापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को नापेंगे किलोग्राम में, और कार्य को नापेंगे जूल में, और समय को नापेंगे सेकेंड में। तो मात्रक भी दो तरह के होता है। मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक और एक ठो व्युत्पन्न मात्रक। जिस तरह से भौतिक राशियां दो प्रकार के होती थी, एक मूलभूत राशियां, एक ठो व्युत्पन्न राशियां, उसी प्रकार मात्रक भी दो प्रकार के हैं, मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक एक ठो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक देख लेते हैं। तो मूल मात्रक वैसे मात्रक को कहते हैं जो क्या एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता हो। वैसे मात्रक जो एक दूसरे पे क्या निर्भर नहीं करता हो उसे मूल मात्रक कहेंगे। जैसे में लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, तो किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता है। ये जो मूल राशियां होती है वो 7 होती है। मूल राशियां कितने होते हैं, 7 होते हैं, वो आगे हम बताएंगे। और व्युत्पन्न राशियां वैसे राशियां जिसका मात्रक वैसे वैसे भौतिक राशि का मात्रक जिसको क्या मापने के लिए हम लोग मूल मात्रक की सहायता लेते हैं। जैसे में मान लीजिए हम मापते हैं क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल क्षेत्रफल को क्षेत्रफल बराबर फार्मूला देख लीजिए, हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को हम लोग नापते हैं, लंबाई को भी नापते हैं मीटर में, और चौड़ाई को भी नापते हैं मीटर में। देख लीजिए यहाँ पे दो मूल मात्रक आया है। एक तो लंबाई के लिए भी मूल मात्रक मीटर आया है, चौड़ाई के लिए भी मूल मात्रक मीटर आया है। तो देख लीजिए मूल मात्रक से ही हम इसको बना दिए। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं वर्ग मीटर। इसी क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग मीटर। इसी को बोलते हैं वर्ग मीटर, क्योंकि स्क्वायर लग गया तो उसे हम लोग क्या वर्ग कहते हैं, तो वही हो गया वर्ग मीटर। आयतन, आयतन, अगर किसी चीज का आयतन निकालना हो तो आयतन बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे देख लीजिए मूल मात्रक की सहायता लेंगे, लंबाई का एसआई मात्रक हो जाएगा फिर मीटर, और फिर चौड़ाई का भी एसआई मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी एसआई मात्रक मीटर। कुल मिला के यहाँ पे देख लीजिए हो गया मीटर पे पावर 3, एक पावर एक पावर एक पावर, तो जुट गया। तो कुल मिला के कितना हो गया, 3 पावर। तो क्या हो गया, मीटर क्यूब। इसी को बोलते हैं हम लोग घन मीटर। क्या बोलते हैं, घन मीटर। तो आयतन का एसआई मात्रक क्या हुआ, घन मीटर। आयतन का एसआई मात्रक हुआ घन मीटर। देख लिए कि कुल मात्रक की सहायता से हम लोग व्युत्पन्न मात्रक को बना रहे हैं। ये क्या, व्युत्पन्न मात्रक वैसे मात्रक को कहते हैं जिस व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक कहलाता है जो मूल मात्रक की सहायता से बनाया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देख लीजिए मात्रक जो था, मात्रक की कुछ पद्धतियां आई। मात्रक की क्या आई, कुछ पद्धतियां आई। तो मात्रक की अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो 4 पद्धतियां हैं। अगर पहले जमाना की बात करें, मतलब बहुत पहले अब जाते हैं, तो सबसे पहले आया था सीजीएस पद्धति। लोग सीजीएस पद्धति में को मापते थे। सीजीएस पद्धति में जो मापते थे वो सी से होता है सेंटीमीटर। मतलब सीजीएस पद्धति में लोग लंबाई को सेंटीमीटर में नापते थे, लंबाई को सेंटीमीटर में नापते थे। और जो द्रव्यमान था उसको हम लोग ग्राम में मापते थे, जो द्रव्यमान था उसको हम लोग ग्राम में मापते थे। और फिर समय को सेकंड में नापते थे, समय को सेकंड में नापते थे। तो आप लोग देख लिए सीजीएस पद्धति। एक जो नया वाला आएगा एसआई पद्धति, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही दोनों पूछेगा।
एफपीएस पद्धति पूछेगा, और एक जो चौथा आएगा एसआई पद्धति, क्योंकि अभी एसआई पद्धति ही चल रहा है। एफपीएस पद्धति थोड़ा दिक्कत होने लगी, क्योंकि क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होने लगा। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर हुआ। मतलब ये सब जो लंबाई का जो मात्रक था बहुत छोटा था, ये लंबाई का मात्रक बहुत छोटा है, द्रव्यमान का भी मात्रक बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा हुआ तो मापने में थोड़ा दिक्कत होने लगा। इसीलिए फिर आया एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में क्या हुआ कि लंबाई को मापने लगा फीट में, लंबाई को नापने लगा फुट में, 1 फीट 2 फीट 3 फीट, तो थोड़ा उसकी क्या हुआ, बढ़ गया। लंबाई को मापने लगा फीट में, इसके बाद द्रव्यमान को नापने लगा पाउंड में। द्रव्यमान को किसमें नापने लगा, पाउंड में। यहाँ पे द्रव्यमान को माप रहे थे ग्राम में, यहाँ पे द्रव्यमान को मापने लगा पाउंड में। 1 पाउंड 2 पाउंड। अभी भी आप लोग जानते होंगे कि अगर कहीं पे अगर बर्थडे उडे पार्टी हो तो उसमें आप लोग केक खरीदते होते तो पूछता होगा दुकानदार 1 पाउंड का लीजिएगा कि 2 पाउंड का लीजिएगा कि 3 पाउंड का लीजिए, तो वही पाउंड, जो अभी पाउंड चल रहा है वही है। एफपीएस पद्धति से ही क्या द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में नापते हैं। तो फिर एस को क्या, एस से क्या होता है सेकंड, जिसमें टाइम समय को हमेशा हम लोग क्या मापते हैं, सेकंड में ही मापते हैं। देख लीजिए आप 2 पद्धति देख लिए, अब फिर तीसरा पद्धति आता है। तीसरा पद्धति आता है आपका एमकेएस पद्धति। तीसरा पद्धति आया एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में हम लोग लंबाई को नापने लगे मीटर में, द्रव्यमान को नापने लगे केजी में। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकंड में। आखिर जो ये चौथा जो आएगा एसआई पद्धति, ये हुआ क्या, ये सब जो पद्धतियां चल रही थी, ब्रिटेन वाला कुछ अलग, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड वाला कुछ अलग मानता था, फ्रांस वाला कुछ अलग मांगता था, ये सब अलग अलग देशों में अलग अलग चल रहा था। तो बहुत दिक्कत होने लगा, क्योंकि अगर मान लीजिए दूसरा देश से अगर दूसरा देश में कोई सामान गया, तो वहां के अगर मान लीजिए वजन वाला कोई सामान गया, तो दिक्कत होता था कि यहाँ पे नाप रहा है द्रव्यमान में, तो यहाँ पे पाउंड में नाप रहा है, तो समझ में नहीं आता था, चेंज करना पड़ता है। जैसे में मान लीजिए अभी भी अगर मान लीजिए यूएसए में वहां पे रुपया को डॉलर बोला जाता है, इंडिया में रुपया बोलते हैं। तो वहां अभी भी अगर जो यूएसए में काम करता है इंडिया वाला लोग, अगर फिर यूएसए से इंडिया आता है तो फिर पैसा को कन्वर्ट कराना पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। अगर हम लोग का भी क्या, अगर हम लोग का अगर डॉलर रहता तो कोई एक्सचेंज नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट जो पैसा वहां से आया डायरेक्ट यहाँ से चल आएगा। या तो वहां का भी अगर जो पैसा रुपया रहता तो कोई चेंज नहीं होता, हम जाते डायरेक्ट क्या वही पैसा एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन तो ठीक उसी प्रकार मतलब अलग अलग देशों का अलग अलग मात्रक था, इसीलिए बहुत सारा दिक्कत होने लगी लेन देन में, सामानों को लेन देन में दिक्कत होने लगा। इसीलिए फिर आके अब आया क्या एसआई पद्धति, जो कि सभी चीज का क्या निपटारा कर दिया। एसआई पद्धति आया, तो एसआई पद्धति में हुआ क्या, 1971 ईस्वी में फ्रांस में बैठक हुआ, जहाँ पे फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल के जो अंतरराष्ट्रीय विभाग था, वहां पे सभी देश के प्रधानमंत्री आपस में बैठ के निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना सभी देश के लिए एक ही को मात्रक होना चाहिए। मतलब सभी देश लंबाई को सिर्फ मीटर में ही नापे, या तो जो चीज में भी नापे सारा देश एक ही चीज में नापे, ताकि लेन देन में दिक्कत उतना ना हो। तो देख लीजिए 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल के अंतरराष्ट्रीय विभाग में एसआई पद्धति मान्यता मिली। और इस पद्धति को 2 भागों में बांट दिया, एक मूल मात्रक के भागों में बांट दिया, एक तो पूरक मात्रा। बोला कि ये जो मूल मात्रक होगा ये 7 को होगा, वो सभी देश में मापा जाएगा, यही मापा जाएगा। फिर ये जो पूरक मात्रक होगा इसको भी सेम सारा देश में सेम मापा जाएगा। तो एसआई पद्धति समझ में आ गया। तो एसआई पद्धति से 2 क्वेश्चन आएगा कि एसआई पद्धति कहाँ पे हुआ था, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक, एसआई पद्धति में कितने राशियों को रख, कितने मात्रक होते हैं, 2 मात्रक, एक मूल मात्रक एक पूरक मात्रक। वही जो मूल मात्रक जो क्या दूसरे पे डिपेंड नहीं करे, ये 7 होता है। मूल मात्रों की संख्या कितना है, 7 है। मूल मात्रों की संख्या 7 है और पूरक मात्रों की संख्या 2 है। पूरक मात्रों की संख्या 2 है। और तो आप देख लीजिए कि मूल मात्रा की संख्या 7 है, तो मूल मात्रक कौन कौन सा है। तो सबसे जो पहला मूल मात्रक है वो लंबाई का मात्रक हो गया एसआई मात्रक मीटर। और फिर उसका जो संकेत हम करते हैं छोटी एम के द्वारा, और इसका बीमा होता है एल। तो आप लोगों को बीमा की याद नहीं करना, क्योंकि ये 11th क्लास के लिए, क्योंकि आप 11th क्लास में जाइएगा तब आपको बीमा याद करना पड़ेगा। अभी आप बस मात्रक याद रखिए, उसका संकेत याद रखिए। देख लीजिए, फिर द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो गया किलोग्राम, इसका संकेत हो गया केजी। फिर समय का एसआई मात्रक हो गया सेकंड, इसका संकेत हो गया एस। ताप का एसआई मात्रक हो गया केल्विन, इसका संकेत हो गया क्या, के। देख लीजिए, अगर कोई वैज्ञानिक का नाम हो, संकेत में अगर कोई वैज्ञानिक का नाम हो, अगर एक अक्षर लिखना हो तो हमेशा उसको कैपिटल में लिखते हैं। देख रहे हैं ये सब क्या, ये देखिए मीटर है तो इसको क्या, अगर मीटर है अगर वैज्ञानिक का नाम नहीं तो छोटी अक्षरों में लिखते हैं। अगर 2 अक्षर हो तो पहला को बड़ी लिखते हैं, दूसरा को
छोटी लिखते हैं। लेकिन अगर कहीं वैज्ञानिक का नाम आ गया और उसका एक अक्षर लिखना है तो उसको क्या हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे में ताप, ताप का SI मात्रक एक केल्विन है, तो केल्विन नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने ताप का मात्रक दिया था, उसका SI मात्रक क्या हो गया, केल्विन के द्वारा सूचित करने लगे। फिर विद्युत धारा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या, एम्पियर। तो ये एक वैज्ञानिक था, उन्होंने धारा का SI मात्रक दिया, तो उसका संकेत कितना हो गया, ए हो गया। फिर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है कैलेंडला। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, कैलेंडला। ज्योति तीव्रता देख लीजिए, समझ लीजिए आग लगा हुआ है या तो कहीं लाइट जल रहा है, तो उसका तीव्रता कितना आ रहा है, कितना उससे प्रकाश आ रहा है, उसी को हम मापते हैं कैंडला में। जिसे में सूर्य का प्रकाश जब सुबह रहता है उसका तीव्रता उतना ज्यादा नहीं रहता है, जब 12-1 बज जाता है तो उसकी तीव्रता हाई हो जाती है, हाई। तो उसी को हम लोग तीव्रता को मापते हैं किसमें, कैलेंडला में नापते हैं। और फिर पदार्थ की मात्रा, मतलब देख लीजिए अगर बहुत ज्यादा पदार्थ है उसको, तो अगर द्रव्यमान की बहुत ज्यादा मात्रा में तो उसको हम लोग द्रव्यमान को नाप लेंगे केजी में। लेकिन पदार्थ का बहुत छोटा छोटा कण है, अणु है, परमाणु है, ये सब मतलब बहुत छोटा छोटा कण है, तो हम लोग उसको नापते हैं पदार्थ की मात्रा में, मतलब बहुत छोटा छोटा को मापते हैं। तो इसका SI मात्रक होता है मोल, इसका संकेत होता है MOL, मोल होता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया हुआ कि मूल मात्रक 7 है, यही 7 गो मूल मात्रक है। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, तापमान है, विद्युत धारा है, और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक है, आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारा मात्रक आएगा, इसी से सारा बनेगा, इसी से क्या होगा, सारा बनेगा। अब फिर देख लीजिए दो गो पूरक मात्रा है, दो गो क्या है, पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक देख लीजिए, पूरक मात्रक में दो आता है, एक समतल कोण आता है, एक ठोस कोण आता है, एक समतल कोण, एक ठोस कोण। तो आता है समतल कोण, समतल कोण। तो देख लीजिए समतल कोण को समझिए, समतल कोण जो होता है ना, तो समतल के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं हम, समतल कोण। मान लीजिए घर का एक ठो दीवार ये है, एक ठो दीवार ये है, तो यहाँ पे जो आपको कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये है आपका समतल। क्या है आप लोगों का, समतल कोण। उस सबको, उसको हम मापते हैं रेडियन में, 1 रेडियन 2 रेडियन। तो आप लोगों को देख लीजिए समतल कोण बना के दिखा देते हैं, समतल कोण बनता कैसे है देख लीजिए। अगर ये एक ठो देख लीजिए, एक सतह ये है, एक सतह ये है, तो इसके बीच में जो आप कोण बन रहा है, इसके बीच में जो आप कोण बन रहा है, देख लीजिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो आपको कोण दिख रहा है, यही है क्या है, समतल कोण है। ये क्या है, समतल कोण है। तो समतल कोण आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समतल कोण किसे कहते हैं। तो समतल कोण क्या होता है, दो समतल के बीच बने एंगल को समतल कोण कहते हैं। इसका SI मात्रक रेडियन होता है, इसका संकेत RAD होता है, RAD होता है। अब आता है ठोस कोण। अब क्या आता है, ठोस कोण। देख लीजिए 2 नंबर में क्या आता है, ठोस कोण। ठोस कोण, ठोस कोण देखिए क्या होता है, समतल के बीच बने कोण नहीं होता। ये देख लीजिए ठोस कोण, देख लीजिए आप लोग कहीं बाजार गए होंगे, मान लीजिए तरबूज खरीद, तरबूज का एक गोला है, तरबूज का ये क्या है, गोला है। तो आप लोग बोलते हैं कि तरबूज आपका पका हुआ है कि नहीं, तो आपको लोग दिखाता होगा इस तरह से काट के, इस तरह से काट के दिखाता, से क्या काट के दिखाता होगा, तो एक आकृति बन जाता होगा। देख लीजिए इस तरह से आप लोगों को क्या काट के दिखाया जाता होगा, इस तरह काट के तरबूज को। तो इस तरह से जो काटने के बाद जो यहाँ पे आपको कोण दिख रहा है, यही है ठोस कोण। ये क्या है, ठोस कोण। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ठोस कोण बोलते हैं। तो ये देख लीजिए, ये समतल के बीच बना एंगल था, लेकिन ये देख लीजिए ठोस कोण है, पूरा एकदम इस तरह से है ठोस कोण। तो आप लोग देख लीजिए ठोस कोण, आप लोगों को हम बना के थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ठोस कोण कैसा है। आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे, आइसक्रीम, मलाई वाला आइसक्रीम, जिसमें किस तरह से आप लोगों को बना के कुछ दिया जाता होगा, दिखाते हैं ठोस कोण। तो ठोस कोण आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कुछ कुछ। जब आप आइसक्रीम खाए होंगे तो आप लोगों को इस तरह से बना के दिया गया होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो कोण बना, इसके अंदर जो कोण बना, इसी को हम लोग ठोस कोण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठोस कोण बोलते हैं। इस तरह जो आपको दिख रहा है ना, ये ठोस कोण है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, इसी क्या बोलेंगे हम लोग, ठोस कोण बोलेंगे। और समतल एंगल देख लीजिए, ये वाला हो गया समतल एंगल। ये क्या हो गया, समतल कोण। इस तरह से हम एक समतल ये हो गया, एक समतल ऊपर वाला हो जाएगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे समतल कोण। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समतल कोण किसे कहते हैं और रेडियन कोण किसे कहते हैं। तो जो ठोस समतल कोण और एक ठोस कोण, तो ठोस कोण का SI मात्रक होता है अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। तो ठोस कोण का SI मात्रक होता है वो क्या होता है, अस्टेरेडियन है। इसका संकेत होता है एस, क्या होता है, ST। तो आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, तो आगे आप इसका यूज होगा।
तो देख लीजिए आपको इतना तो समझ में आ गया, लेकिन लंबाई के कुछ अन्य मात्रक है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि एक माइक्रो बराबर कितना मीटर होता है, एक माइक्रो बराबर कितना मीटर होता है। तो आप लोग बोलिएगा 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। तो हम आप लोगों को पूरा 24 से लेके -24 से लेके +24 तक आप लोगों को याद करा देते हैं। बस ट्रिक से याद कर लीजिएगा आप लोग, तो आप लोगों को क्या एक बार में ही याद हो जाएगा। बस ट्रिक सुनते रहिएगा किस तरह से पढ़ना है। अगर बार बार बोलिएगा तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। जिस तरह गाना नहीं याद हो जाता, उसी तरह इसको गाना की तरह पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। इसको इस तरह पढ़िएगा, एकटो जकटो एकटो एकटो जकटो एकटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी। देख लिया, हम बांट देते हैं इसको, एकटो जकटो एकटो, यहां तक देख लीजिए। इतना दूर एक लाइन में बोलिएगा, इतना दूर एक लाइन में बोलिएगा, उसके बाद फिर यहां तक बोलिएगा, एकटो जकटो एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी। देख लीजिए, तोड़ लीजिएगा और डायरेक्ट बोलिएगा। देखिए फिर से एक बार बोलिए, हमारे साथ बोलिए एक बार फिर से, तब आप लोगों को याद हो जाएगा। एकटो जकटो एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा तेरा पेटा यक्सा जोटा योटा। इसी तरह से आप लोगों को याद करना है, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा तेरा पेटा यक्सा जोटा योटा। देख लीजिए, आप लोगों को हम तोड़ के दे दिए, यहाँ तक बोलिएगा। एक बार में ये 3 को बोलिएगा, फिर ये 2 को बोलिएगा, अब फिर यहाँ से 3 को बोलिएगा, फिर ये 2 को बोलिएगा। इधर भी देख लीजिए, यहाँ से आप लोग 3 को शुरुआत में बोलना है, फिर 2 को बोलना है, फिर 2 को बोलना है, इसके बाद फिर 3 को बोलना है। तो फिर एक बार हम लोगों के साथ बोलिए आप लोग, तब याद होगा। एकटो जकटो एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी। फिर से एक बार इसी को एक बार, एकटो जकटो एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा तेरा पेटा यक्सा जोटा योटा। तो आप लोग इस सब का संकेत भी याद कर लीजिएगा, इसी तरह से याद कीजिएगा। फिर से एक बार हम लोग इसको पढ़ के देखते हैं ताकि आप लोगों को याद हो सके। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा तेरा पेटा यक्सा जोटा योटा। इसी तरह से आप लोग याद कीजिएगा। आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा इस तरह से, एक पिको बराबर कितना मीटर होता है, एक पिको बराबर कितना मीटर होता है। तो आप लोग बताइएगा 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 मीटर, एक मिली बराबर 10⁻⁻3 मीटर, एक सेंटी बराबर 10⁻⁻2 मीटर, और एक डेका बराबर 10⁻10 होता है, एक हेक्टो बराबर 10⁻2 है, फिर क्या है किलो है। तो एक किलो में कितना मीटर होता है, तो 10⁻3 मीटर। इसी तरह से आप लोग क्या याद कीजिएगा, एक मेगा बराबर कितना होगा 10⁻6 मीटर, एक गीगा बराबर 10⁻9 मीटर। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हम ट्रिक बता दिए, इसी को बार बार सुनिएगा तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। देख लीजिए, कुछ दूरी का भी अन्य मात्रक है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो दूरी का ऐसा ही मात्रक देख लीजिए, मीटर में नापते हैं, लेकिन ये सब बड़ी दूरियां हैं। ये सब क्या है, बड़ी दूरियां। तो सबसे पहले देख लीजिए प्रकाश वर्ष। ये जो प्रकाश वर्ष है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जितना दूरी तय किया जाएगा उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। 10 कितना होता है, 15 मीटर होता है। ये सब दूरी की बड़ा मात्रक है। और देख लीजिए, दूरी का एक दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का अगर सबसे बड़ा मात्रक कोई है तो वो पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, पारसेक होता है। देख लीजिए, एक पारसेक बराबर होता है 3.086 गुना 10⁻6 मीटर। आप लोग कभी भी ये सब याद मत कीजिएगा, इतना याद कीजिएगा 3 गुना 10⁻16, यहाँ पे देख लीजिए 15, तो ये ज्यादा है, इसीलिए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाता है, पारसेक। देख इसको याद कीजिएगा 9.4, क्योंकि ये सब याद करने के चक्कर में आप सब भूल जाइएगा। याद कीजिएगा 9.4, इसको डायरेक्ट याद कीजिएगा 3।
या तो इसको 9.5 कर लीजिएगा, गुना 10 पे पावर कितना 15 मीटर। इस तरह से ट्रिक लगा लगा के याद कीजिएगा, तभी याद हो पाएगा। अगर आप चाहिएगा कि पूरा पढ़े तो पूरा याद नहीं कर पाइएगा। इसको 3 गुना 10 पे पावर 16 कीजिएगा, ये 15 होता है तो ये 16 होता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, पारसेक होता है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि पदार्थ, आप लोग पदार्थ के बारे में जानते होंगे, जो स्थान घुरे कुछ दरमान, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलके बना है। जिस तरह हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है, उसी तरह पदार्थ परमाणुओं से, छोटे छोटे परमाणुओं से बना है। और परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है। इस तरह शरीर की सबसे सूक्ष्म कण जो होता है वो कोशिका होता है, ठीक उसी प्रकार पदार्थ का सबसे सूक्ष्म जो कण है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु। तो परमाणु का परिभाषा देख लीजिए, यहां से आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि परमाणु किसे कहते हैं, एटम। तो तत्व का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, परमाणु को जहां भेजिएगा तुरंत वो रासायनिक अभिक्रिया करने लग जाएगा। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ये बात आप लोग जान लीजिए, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता और रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेता है। क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है तो तुरंत रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। अब परमाणु, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है, डाल्टन के अनुसार परमाणु सबसे सूक्ष्म कण होता है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब परमाणु है जो किसी पदार्थ का इतना सूक्ष्म कण है तो हम क्या विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन अन्य वैज्ञानिक ने आया और फिर उन्होंने क्या कर दिया, परमाणु को 3 भागों में तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सारे था लेकिन मूल यही 3 गो कण, और सारे पॉजिट्रॉन में भी तोड़ा गया। लेकिन आप लोग आगे जाइएगा 11 12 में तो आप लोगों को वो सब बताएंगे। लेकिन आप लोग यहाँ इतने याद रखिए कि मूल कण क्या होता है, जब परमाणु को तोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो देख लीजिए, ये कोई मान लीजिए क्या है, ये परमाणु है, ये कोई क्या है, एक परमाणु तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है। तो परमाणु के अंदर पहले होता है नाभिक, नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन, नाभिक में जाएगा प्रोटॉन पाया जाएगा और क्या, न्यूट्रॉन। नाभिक में पाया जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नहीं दिख रहा होगा, बड़ा कर देते हैं। क्या होता है परमाणु, परमाणु के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बाहरी चक्कर में क्या करता है, बाहरी चक्कर में घूमते रहता है, बाहरी चक्कर में क्या घूमते रहता है। और इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु को कितने भागों में तोड़ा गया, एक तो प्रोटॉन में तोड़ा गया, प्रोटॉन में तोड़ा गया, प्रोटॉन का संकेत इस तरह होता है, फिर इलेक्ट्रॉन में तोड़ा गया और फिर न्यूट्रॉन में तोड़ा गया, फिर किस में तोड़ा गया, न्यूट्रॉन में तोड़ा गया। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि परमाणु को कितने भागों में तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, तो देख लीजिए आपको इतना समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, तो पहले जब आया परमाणु को कोई तोड़ नहीं सकता था, तो सबसे पहले आया था वैज्ञानिक थेल्स ने, यानी किसने आया था, थॉमसन ने। वैज्ञानिक आया था थॉमसन, जे थॉमसन। 1897 ईस्वी में जब जैसी डाल्टन ने बोला कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो उसी प्रकार से जे थॉमसन ने सोच लिया कि डाल्टन बोल दिया कि नहीं तोड़ा जा सकता है तो हम कोशिश करते हैं। तो कोशिश करते गया तो देखा कि परमाणु को एक परमाणु को जब तोड़ा तो देखा कि एक छोटा सा भाग अलग हो गया। तब उसका नाम दे दिया, जे थॉमसन ने क्या दे दिया, उसका नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया। उसका नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। कब किया था, तो 1897 ईस्वी में किया था। फिर कुछ दिनों के बाद नहीं रहा गया। अब फिर देख लिया, अगर देख लीजिए जे थॉमसन ने कर दिया। अब फिर जे थॉमसन को देख रहा था कौन, गोल्डस्टीन देख रहा था। तो गोल्डस्टीन है उसको देख रहा था कि अगर वो ये तोड़ा है तो हम भी कुछ करके देखते हैं परमाणु में। तो ये भी कुछ परमाणु में करके देखा, फिर करते गया तो कुछ समय फिर आ गया 1911 ईस्वी। 11 ईस्वी में ये भी एक तोड़ दिया, ये भी एक परमाणु को जब तोड़ते गया एक छोटा सा और कोना अलग हो गया। तो इसका नाम दे दिया ये प्रोटॉन। बोले ये बोल दिया, बोले ये प्रोटॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। कब किया था, 1911 ईस्वी में। तो फिर ये जेम्स चैडविक को भी नहीं रहा गया, जेम्स चैडविक को भी नहीं रहा गया। बोला कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन खोज दिया, जे थॉमसन ने अपना इलेक्ट्रॉन बता दिया, तो हम भी कुछ करते हैं परमाणु में। तो ये भी देखा कि ठुकरते गया, तो फिर भी देखा कि अगर परमाणु को तोड़ते गया तो फिर एक कण अलग हो गया। तब इसका नाम दे दिया इन्होंने न्यूट्रॉन, का नाम दे दिया इन्होंने न्यूट्रॉन। तो ये समझ में आ गया होगा, न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक का। लेकिन परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक उसका उसका जो खोज किया था वो रदरफोर्ड किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड। तो इसका देख लीजिए ट्रिक बता देते हैं, इसका क्या एक तो ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को, क्या याद हो जाएगा। देख लीजिए ट्रिक क्या है। इज पग नच नारी। देख लीजिए याद कीजिए क्योंकि डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में। देख लीजिए याद कैसे करना है आप। देख लीजिए ई से हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन। ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और जे से हो गया जे थॉमसन। मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। इज पग नच नारी, याद कीजिएगा, इज पग नच नारी। तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने किया था। फिर पी से क्या हो गया? प्रोटॉन। पी से हो गया प्रोटॉन। और गो से क्या हो गया? गोल्डस्टीन। गो से गोल्डस्टीन। पी से हो गया, पो से हो गया प्रोटॉन, और गो से क्या हो गया? गोल्डस्टीन। तो यानी प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। और फिर एन से देख लीजिए, नो, जो नो लिखा हुआ है, नो से क्या हो गया? न्यूट्रॉन। नो से हो गया न्यूट्रॉन, और उसका खोज किसने किया था? चो से हो गया चैडविक। चो से क्या हो गया? चैडविक। मतलब न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। आई ना से क्या हो गया? नाभिक। ना से हो गया नाभिक। रोस री से हो गया रदरफोर्ड। री से क्या हो गया? रदरफोर्ड। इस तरह से याद कीजिएगा। इज पग नच नारी, इग पग नच नारी। तो इसे इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में। प्रोटॉन का खोज 1911 ईस्वी में। और जो न्यूट्रॉन है उसका खोज 1932 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। ट्रिक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि क्या समझाने में हम लोग को दिक्कत ना हो जाए आगे। आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है तो उस पर कुछ आवेश पाया जाता है। तो आप लोगों को हम बता देते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में यहां से पूछेगा। ये देखिए ऊपर में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये क्या है? न्यूट्रॉन। एन से क्या हो गया? न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का जब सूचित करेंगे उसको इस तरह से लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन पे माइनस पावर रहता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता, वो उदासीन होता है। वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का खोज इतना में हुआ था, ये आप देख लिए। जे थॉमसन किया था, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक किया था। फिर देख लीजिए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? निगेटिव। आवेश कौन सा होता है? प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? उदासीन होता है। ये उदासीन, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। डायरेक्ट एग्जाम में आपका पूछेगा 10th क्लास में, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है? तो ऋण आवेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है? तो धन आवेश। न्यूट्रॉन पे उदासीन। उदासीन। फिर इलेक्ट्रॉन पे आवेश पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना पाया जाएगा? देख लीजिए इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश पाया जाता है उतना ही प्रोटॉन पे पाया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। तो इस पे आवेश पाया जाता है 1.6 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। 10 पे पावर माइनस 20 कूलाम। 10 पे पावर कितना? माइनस 19 कूलाम। तो ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? निगेटिव। लेकिन जब प्रोटॉन का निकालेंगे, प्रोटॉन पे कितना आवेश पाया जाता है? प्रोटॉन पे कितना आवेश पाया जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा 1.10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। इस पे तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाएगा, कोई आवेश नहीं, जीरो आवेश। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना आवेश पाया जाता है। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश? माइनस 1.6 10 पे पावर माइनस 19। इस पे कितना हो गया? माइनस। ये यहाँ पे गलती से लिखा गया, ये क्या होगा? यही होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे कितना होगा? 1.6 10 पे पावर माइनस 20 कूलाम। लेकिन ये क्या हो जाएगा? इसमें पॉजिटिव में हो जाएगा। इस पे क्या होगा? जीरो आवेश पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन का कोई आवेश है तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का भी होता है, न्यूट्रॉन का भी होता है। तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुना 10 पे पावर माइनस 31 के जी। 10 पे पावर माइनस 31 के जी। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुना 10 पे पावर माइनस 27 के जी। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.67 गुना 1.674 गुना 10 पे पावर माइनस 27 के जी। तो जो पावर जितना निगेटिव होता है वो उतना ज्यादा कम होता है। तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का तो इसी द्रव्यमान कम हो गया। और फिर देख लीजिए इसका, इससे प्रोटॉन से ज्यादा किसका है? न्यूट्रॉन का। देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 4 है। यहाँ पे कितना है? 2 और 4 है। तो आप लोगों को एक बार हम पूरा तुलना करके क्या बता देते हैं। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, एक तो क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया, और एक तो क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया।
तो देख लीजिए जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्रम, द्रव्यमान का क्रम होगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर होगा प्रोटॉन का होगा, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा, न्यूट्रॉन, इसके बाद होगा प्रोटॉन, इसके बाद इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण कौन होता है, तो कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आवेश क्या होता है, इसका कितना आवेश पाया जाता है और कितना इसका द्रव्यमान है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा कण पाया जाता है, तो एक तो प्रोटॉन पाया जाएगा, एक तो क्या, न्यूट्रॉन पाया जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में क्या लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु को डाल्टन बोला था नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन अन्य वैज्ञानिक आया उस किस तरह से तोड़ा, आप लोग देख लिए। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है, आप लोग इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर आता है परमाणु से जस्ट बड़ा क्या होता है, अणु। परमाणु से जस्ट बड़ा क्या होता है, अणु। अगर दो को परमाणु मिला दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, अणु बन जाएगा। मतलब जैसे हम देख लीजिए सोडियम का भी क्या एक परमाणु है, क्या एल्यूमिनियम परमाणु है, एक एक परमाणु है। लेकिन इसको देख लीजिए An2 कर दीजिएगा, क्या सोडियम का दो परमाणु आ गया, तो ये हो गया अणु आपका। ये क्या हो गया, अणु आपका हो गया। इसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन हमेशा क्या अणु के रूप में रहेगा। इस क्या है, क्लोरीन गैस है, सब क्या होगा, अणु हो जाएगा। ये सब अणु किसे कहते हैं उसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। अणु क्या होता है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या तो सूक्ष्म कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेगा और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। अगर कहीं पे आप लोगों को सी दिख रहा है, Cl दिख रहा है, तो ये तुरंत रासायनिक अभिक्रिया में वातावरण में रहेगा और अभिक्रिया करके क्या Cl2 बना लेगा और अस्थायी हो जाएगा। आखिर होता क्यों, अस्थायी होने के लिए, क्योंकि कोई परमाणु अस्थायी होता ही नहीं है। कोई परमाणु बाहर में अस्थायी नहीं होता और वो क्या स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं पाया जाता, वो चक्कर पकड़ करते रहता है और तुरंत रासायनिक अभिक्रिया करके क्या अणु बना लेता है। अणु बनाने के बाद क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो अणु किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया गया इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया। अगर स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया गया इसका मतलब वो चक्कर पकड़ करेगा और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अणु और परमाणु इस सब के बारे में आप लोग समझ लिए होंगे। आप लोगों को आज बेसिक क्लास खत्म हो गया। आप लोगों को जो कल से वीडियो मिलेगा वो 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी प्रकाश के परावर्तन से आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा। ये जो दो बेसिक वीडियो था आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि यही छोटे छोटे बात आप लोगों को आगे काम देने वाला है। तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुटे हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। ये डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, या तो मेरा चैनल पे जाइएगा, चैनल में अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो आप लोगों को टेलीग्राम का क्या एक लिंक मिलेगा, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि जो भी हमको क्लास आपको होगा उसका नोटिफिकेशन इस पर मिल जाएगा। टीम सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, टीम SK सर से लोगो आएगा, आप लोग क्या इसमें जुड़ जाइएगा ताकि लिंक हम आप लोगों को दे सके, ठीक ना। तो आप लोगों को मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी तक पहुंच सके, ठीक ना, ताकि सभी विद्यार्थियों तक मिल सके। और आप लोग जुड़े रहिए। कल का जो वीडियो आएगा वो आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन से आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।